मैंसली मैम, आज हम लोग जो हैं झारखंड एएनएम वैकेंसी के जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो जो है हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है झारखंड एएनएम की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट एंड अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा और फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ रैंकिंग रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो है पूरा फुल सिलेबस वाइज जो है आपको पढ़ाया जाएगा। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। ठीक है, बैच का फ़ी अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों का मुलायम होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होने वाला बीमारी होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण जो है होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक, तो इसकी कमी से क्या होगा, तो हड्डियों में कैल्शियम जो है वो जम नहीं पाता और हड्डियां जो है वो मुलायम हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट। एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस, 97.0 डिग्री फ़ारेनहाइट 36 डिग्री सेल्सियस, 100.0 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री जो है सेल्सियस में होता है। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो इसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ये वाइटल साइंस के अंतर्गत आता है। वाइटल साइंस में क्या क्या आएगा, तो टेम्परेचर, ब्रीथ रेट, पल्स रेट, तो ये सब जो है वाइटल साइंस के अंदर जो है आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित वैक्सीन है? बीसीजी, डीपीटी, टेटनस टॉक्सॉइड, हेपेटाइटिस बी। तो लाइव वैक्सीन होता क्या है? तो लाइव वैक्सीन जो होता है वैसा वैक्सीन जो कि जीवित लेकिन कमजोर जीवाणु से बना है। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया होगा वो कमजोर जीवाणु होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बीसीजी। बीसीजी हो गया, एमएमआर हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये एक लाइव वैक्सीन है। ठीक है, दो तरह के वैक्सीन होते हैं, कौन कौन से? लाइव और किल्ड। तो किल्ड के अंदर क्या क्या आएगा? किल्ड का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब जो कि मृत जीवाणु से बनेगा। और इसका ऑप्शन, इसके जो है एग्जांपल्स क्या क्या है? तो हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक, तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है हमारा किसके अंदर आ जाएगा? तो ये सब किल्ड के अंदर। तो बीसीजी वैक्सीन जो है क्यों देते हैं? तो बीसीजी वैक्सीन जो है बच्चों के जन्म के तुरंत भी दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटिक ग्यूवेरिन और यह टीबी रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन एडल्ट। एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210 और 215। तो एक वयस्क यानी कि एक एडल्ट जो है ह्यूमन बॉडी, तो उसमें टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? तो टोटल हड्डियां जो है वो 206 होती है। ठीक है, टोटल हड्डियां 206 होती है, जो कि जन्म के समय लगभग 300 होती है। तो लेकिन जैसे जैसे मतलब जो व्यक्ति है वो बड़ा होता है, बढ़ते समय के साथ उसके जो है हड्डियां वो जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो 206 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जननी सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड अंडर विच मिशन। जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी? नेशनल हेल्थ मिशन,
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो जननी सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 में, ठीक है, 2005 में ये NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जो है ये स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पस क्या था? तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जो है लोगों को प्रेरित करना और मात्र और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना। तो इसमें जो है गरीब गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रसव कराने पर जो है क्या किया जाता था? तो नगद प्रोत्साहन राशि दे करके उनको जो है उनको जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए प्रेरित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो आयरन जो है वो क्या है? तो आयरन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो है एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया होगा जिसमें कि क्या होगा? तो पेशेंट को कमजोरी, थकान और चक्कर आएगा। ठीक, तो आयरन की कमी जो है गर्भवती महिला और बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए उनको क्या किया जाता है? तो इनको प्राथमिक स्तर पर जो है IFA टैबलेट्स दिया जाता है ताकि एनीमिया ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्रसव के बाद माँ का जो पहला दूध निकलता है उससे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम, फोर मिल्क, हिंड मिल्क, मैच्योर मिल्क। तो जो पहला दूध निकलता है चाइल्ड बर्थ के बाद उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कोलोस्ट्रम जो कि पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है जो कि लेबर के बाद कुछ दिनों तक, 3 दिनों तक जो है निकलता है, 0 से 3 दिनों तक जो है ये निकलता है। इसमें जो है एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी? तो IgA। ठीक है, IgA और न्यूट्रिएंट्स जो है प्रचुर मात्रा में होता है जो कि नवजात शिशु को इन्फेक्शन से बचाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। इसीलिए जो है बच्चे को जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध जो है जरूर से जरूर पिलाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, मिजल्स, पोलियो। तो इसमें से कौन सा जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज वे है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके थ्रू? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है जो फैल जाता है, यानी कि TB, मिजल्स, पोलियो, तो ये सब फैल जाता है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि जो नहीं फैल सकता, जैसे कि क्या? डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, तो वो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डायबिटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी। तो हेपेटाइटिस यानी कि क्या होता है? तो हेपेटाइटिस यानी कि लीवर की सूजन। तो ये किस ये को इफेक्ट कर रहा है? तो लीवर को। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो लीवर में सूजन होता है। इसका कई प्रकार भी होता है, A B, हेपेटाइटिस A B C D E। तो ये सब इसके जो है प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें जो है सुरक्षित पानी, स्वच्छता और हेपेटाइटिस B का वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। भारत में परिवार नियोजन की सबसे सामान्य पद्धति कौन सी है? ओरल पिल्स, कॉपर टी, कॉन्डम, फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो भारत में जो है सबसे कॉमन मेथड कौन सा है फैमिली प्लानिंग का? तो वो है हमारा फीमेल स्टेरिलाइजेशन यानी कि ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी जो कि परिवार नियोजन की सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली पद्धति है भारत में। ठीक, क्योंकि ये एक जो है परमानेंट होता है, ये टेम्पोरेरी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। और पुरुषों में कौन सा होता है? तो पुरुषों में वेसेक्टॉमी होता है, पर पुरुष ज़्यादा नहीं करवाते इन कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का वाहक कौन है? कूलेक्स मस्कीटो, एनोफिलिस मस्कीटो,
एडिस मस्कीटो, सैंड फ्लाई। तो मलेरिया का वेक्टर कौन सा मस्कीटो होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से जो है वो फैलता है, जिससे कि कौन सी मच्छर? तो एनाफिलिस मस्कीटो, ठीक है। फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से जो है मलेरिया फैलता है। कूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया फैलता है। एडिस मच्छर से डेंगू, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट। एक वयस्क का सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 60 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट, 120 से 140 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है एक ह्यूमन एडल्ट का? तो वो होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगर इससे जो है 100 से अधिक होगा तो टैकीकार्डिया कहा जाता है, और यानी कि तेज नाड़ी दर, और 60 से कम होने पर ब्रैडीकार्डिया यानी कि धीमी नाड़ी, ठीक। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉट करने में? तो वो है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है वो कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इसके कमी से क्या होगा? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो नवजात शिशु में जन्म के बाद जो है तुरंत विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये विटामिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो है बेबी को हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न से बचाया जा सके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा। तो इनमें से कौन सा जो है जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग है हमारा टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड जो है वो गंदे पानी और भोजन से फैलता है, जिसका कि कॉज क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसका कॉज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज ट्यूबरक्लोसिस मेनली अफेक्ट। टीबी शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन। तो टीबी मेनली कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो टीबी जो है वो लंग्स को, ठीक है। लंग्स को जो है ये मेनली जो है प्रभावित कर रहा होता है, और इसका मेन कॉज क्या होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ठीक। ये लंग्स यानी कि पल्मोनरी टीबी को जो है प्रभावित करता है, लेकिन यह हड्डी, किडनी, दिमाग आदि को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मेनली जो है ये लंग्स को करता है, ठीक। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट। एक वयस्क की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 8 से 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, 20 से 30 ब्रीथ्स पर मिनट, 30 से 40 ब्रीथ्स पर मिनट। तो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का जो ब्रीथ रेट है वो कितना होता है? तो 12 से 20, ठीक है। 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो है नॉर्मल होता है, और बच्चों में यह दर जो है 30 से 40 होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बच्चों में कितना? तो 30 से 40। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी गर्भनिरोधक विधि है? कॉन्डम, कॉपर टी, ओरल पिल्स, स्टेरिलाइजेशन। तो कौन सा एक परमानेंट मेथड है इन सब में से? तो वो है हमारा स्टेरिलाइजेशन। नसबंदी जो है परमानेंट मेथड होता है, जो कि फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है, और मेल्स में क्या होता है? तो वेसेक्टोमी, ठीक। बाकी जो अदर जो दिख रहे हैं ये सारे जो है टेम्पोरेरी मेथड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पोलियो मेनली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। पोलियो मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, लीवर। तो पोलियो जो है मेनली कौन से पार्ट को जो है अफेक्ट करता है बॉडी के? तो पोलियो जो है एक वायरल रोग है, ठीक है, जो कि पोलियो वायरस के कारण होता है, और यह मेनली किसको अफेक्ट करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड को जो है ये मेनली अफेक्ट करता है। इसके कारण बच्चों में जो है पैरालिसिस हो सकता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या देते हैं? तो ओपी भी और आईपी भी जो है वैक्सीन चलाते हैं, ताकि पोलियो को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि विच इज़ द मेन सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर डिजीज। क्वाशियोरकर रोग का मुख्य लक्षण क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, बोन डिफॉर्मिटी, ओडीमा, ब्लीडिंग गम्स। तो क्वाशियोरकर क्या है? तो क्वाशियोरकर जो है एक रोग है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके साइन क्या क्या है? तो शरीर में सूजन यानी कि ओडीमा, बालों का लाल भूरा हो, बालों का जो रंग है वो भूरा हो जाएगा, पेट का फूलना, कमजोरी। तो ये सब किसके किसके लक्षण है? तो ये सब क्वाशियोरकर के जो है मेन सिम्टम्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय निमोनिया। निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। तो निमोनिया जो है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया या फिर वायरस से ये होता है, ठीक। इसमें क्या होगा? तो फेफड़ों में सूजन और पस भर जाता है। कहाँ पर? तो फेफड़ों में, ठीक है। किडनी, फेफड़ों में जो है ये, लंग्स में जो है सूजन होगा और पस भर जाएगा, ठीक। जिसमें कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ये जानलेवा भी होता है, ठीक। तो तुरंत से तुरंत अगर ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती है तो रेफर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच विटामिन डेफिशिएंसी काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस। रात में दिखाई न देने की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रात में न दिखाई देने वाली बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से जो है होती है, ठीक है। आँखों की रोशनी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है, जिसके कमी से क्या होगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया जो है, जिसमें कि आँखों का सूखापन और अंधापन हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज वाइट प्लेग। किस बीमारी को सफ़ेद प्लेग कहा जाता है? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, स्मॉल पॉक्स। तो वाइट प्लेग के नाम से कौन से बीमारी को कहते हैं? तो टीबी को, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें रोगी का शरीर जो है कमजोर और दुबला पतला होकर के पीला और सफ़ेद दिखाई देने लगता है, ठीक। इसका काउज क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ए नॉर्मल प्रेगनेंसी। सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 32 वीक्स, 36 वीक्स, 40 वीक्स, 44 वीक्स। तो मुझे लगता है इसका जवाब सबको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ तक चलती है, यानी कि 280 दिन, ठीक। तो 40 सप्ताह जो है, ये 40 सप्ताह जो है इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। और 37 सप्ताह में ही अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे प्री टर्म कहेंगे, और 40 से ज़्यादा यानी कि 42 वीक्स अगर जाएगा तो उसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निर्जलीकरण का है? इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ड्राई माउथ एंड संकेन आइज, वेट गेन, स्वेटिंग। तो डिहाइड्रेशन का एक मेन सिम्टम क्या होगा? तो डिहाइड्रेशन क्या कब होगा? जब शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की अधिक कमी हो जाएगी। तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो ड्राई माउथ एंड संकेन आइज, ठीक है। इसमें मुंह सूख जाएगा, आंखें धंस जाएंगी, त्वचा ढीली हो जाएगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और बच्चा जो है सुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो ORS, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाना या फिर गंभीर हालत में IV फ्लूइड दे करके इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जननी सुरक्षा योजना मेनली प्रमोट्स विच टाइप ऑफ डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रसव को बढ़ावा देती है? होम डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, ट्रेडिशनल डिलीवरी। तो ये ऊपर ही मैंने बताया था जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है कौन सी डिलीवरी के लिए? तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है इसका मेन एम है, ठीक है। इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR कम करने के लिए इस योजना को जो है चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। ओआरएस का पूरा नाम क्या है? तो ये अभी ऊपर ही मैंने बताया कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये कब देंगे? तो डिहाइड्रेशन की कमी में के लिए जब होगा तो देंगे, या फिर डायरिया और दस्त में जो है इसको देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होगा? तो स्कर्वी होता है, और क्या बोलते हैं, इससे पोषण संबंधी परामर्श सही होता है, सही नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो है, तो विटामिन सी जो है नॉर्मल मात्रा में जो है बॉडी में चाहिए होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वैक्सीन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जन्म के समय कौन सा टीका देते हैं, तो बीसीजी। ठीक है, बीसीजी जो है जन्म से 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। बैसिलस कालमेटे-ग्यूएरिन जो कि कौन से ये से बचाता है, तो ये कौन से रोग से बचाता है, तो ये बचा रहा होता है कौन से रोग से, तो ये टीबी से। ठीक है, टीबी रोग से जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बुखार का है? सीवियर जॉइंट पेन, रैश ऑन बॉडी, लो प्लेटलेट काउंट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों ही लक्षण जो है सीवियर सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर का, क्योंकि डेंगू फीवर में जो है सीवियर जॉइंट पेन भी होता है, रैशेस भी होती हैं, और लो प्लेटलेट काउंट भी हो जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से जो है ये होता है। इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच प्रोग्राम इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया। भारत में कुष्ठ रोग नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? एनएसीपी, एनएलपी, एनबीबीडीसीपी, आरएनटीसीपी। तो लेप्रोसी कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाते हैं? तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिस लेप्रोसी के रोग का कॉज क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। जो इसके इलाज के लिए क्या दिया जाता है? तो एमडीटी, जो कि फ्री में जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास जो है पसंद आया होगा। क्लास का जो भी पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को